236 सीटों पर चुनाव लड़ना, 236 सीटों पर जमानत जब्त होना और सिर्फ 9 महीने के बाद बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में जीत हासिल कर लेना सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन ये कहानी है बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर की। एक ऐसा नेता जिसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कई लोगों ने खत्म मान लिया था, लेकिन हार के बाद पीके ने हार मानने की बजाय रणनीति बदली, संगठन बदला और सिर्फ 9 महीने में ऐसा कमबैक किया जिसकी चर्चा अब बिहार की राजनीति में नहीं देश की राजनीति में हो रही है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन चुनावी नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जन सुराज को सिर्फ करीब 3.4% वोट मिले। इस हार के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, क्या प्रशांत किशोर का राजनीतिक प्रयोग खत्म हो गया? क्या पीके अब बिहार छोड़ देंगे? लेकिन प्रशांत किशोर ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार छोड़ने का सवाल ही नहीं है। जब तक बिहार में बदलाव नहीं आएगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हार के बाद पीके ने सबसे पहले खुद का विश्लेषण किया। वह पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम पहुंचे। यही वह जगह है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान काम किया था। प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन व्रत रखा। इस कदम को राजनीतिक जानकारों ने हार के बाद आत्ममंथन के तौर पर देखा। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जब उनकी लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, वह बिहार के हर गांव, हर वार्ड और हर घर तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे। इसी रणनीति के बाद उन्होंने बिहार नवनिर्माण यात्रा शुरू की और जनता के बीच जाना शुरू किया। लेकिन प्रशांत किशोर ने सिर्फ यात्राओं और भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी राजनीति को भरोसेमंद दिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5 साल तक अपनी कमाई का 90% हिस्सा वह जन सुराज को देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी संपत्ति तक पार्टी के लिए समर्पित करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने पटना का अपना बंगला छोड़ दिया, जन सुराज के आश्रम में रहने लगे। करीब 5 एकड़ में बने इस आश्रम को पार्टी के कामकाज का केंद्र बनाया गया। संदेश साफ था, पीके अब चुनावी मौसम के नेता नहीं बल्कि लंबे संघर्ष की राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ छवि सुधारने की राजनीति नहीं करेंगे, चुनाव लड़ने की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि जनता का वो नेता बनना चाहते हैं, संगठन और रणनीति में बदलाव के साथ। 2025 की हार के बाद जन सुराज ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पहले पार्टी का कैंपेन प्रोफेशनल टीम और बड़े डिजिटल प्रचार पर ज्यादा निर्भर था, लेकिन हार के बाद पीके ने जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी। पार्टी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाया, ज्यादा भरोसा समर्पित वॉलंटियर्स पर किया। बूथ स्तर पर टीमें बनाई गई, मोहल्ला स्तर पर पहुंच बनाने के लिए छोटे छोटे कैंपेन सेंटर बनाए गए। प्रशांत किशोर ने यह समझा कि चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया और बड़े प्रचार से नहीं जीते जाते, बल्कि बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता ही असली ताकत होता है। इसके बाद आया बांकीपुर उपचुनाव। यह सीट बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती थी। यहाँ बीजेपी लगातार जीतती आई है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी रही है। ऐसे समय में जब लोग सुरक्षित सीट चुनने की उम्मीद कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने सीधे बीजेपी के गढ़ में उतरने का फैसला किया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह फैसला सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के लिए भी था। पीके ने खुद को बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि बिहार को अब सिर्फ 2 राजनीतिक विकल्पों के बीच नहीं रहना चाहिए। प्रचार के दौरान उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय समस्याओं को उठाया। बांकीपुर में जलभराव, ट्रैफिक, रोजगार, शिक्षा, विकास जैसे मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने युवाओं, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, झुग्गी बस्तियों तक अलग अलग राजनीति के साथ पहुंच बनाई। यह रणनीति उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन अब सवाल बड़ा था, क्या बांकीपुर जीत का मतलब प्रशांत किशोर को बिहार जीतने का फार्मूला दे जाएगा? क्या प्रशांत किशोर अब बिहार चुनाव जीतने का फॉर्मूला पा चुके हैं? इसका जवाब अभी आसान नहीं है,
क्योंकि बांकीपुर एक शहरी विधानसभा सीट है, जबकि बिहार की बड़ी आबादी गाँवों में रहती है। ग्रामीण बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, स्थानीय नेता, मजबूत संगठन की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है। जनसुराज के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या पूरे बिहार में वैसा ही संगठन वह खड़ा कर पाएगी जैसा बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के पास है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाना प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एक बात तय है, जिस नेता को 2025 की हार के बाद राजनीतिक तौर पर कमजोर मान लिया गया था, वही बिहार की राजनीति में और बिहार की राजनीति के केंद्र में वापस आ चुका है। वापसी सिर्फ एक चुनाव की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि राजनीति में हार के बाद रणनीति बदलकर वापसी कैसे की जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की यह जीत सिर्फ एक शुरुआत साबित होती है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत बनती है। इतना साफ है, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अब एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। आपकी नज़र में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में क्या तीसरा विकल्प बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही राजनीतिक कहानियों और एक्सप्लेनर के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को या इंस्टाग्राम या फेसबुक, जिस पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा नाम धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।